मैं हूं मुनीश कुमार गौड़। आज हम सत्य अभियान में बात करेंगे दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बारे में, जो दिल्ली के अंदर एक बोर्ड है। इसमें किन कर्मचारियों को बेनिफिट होता है, किन कर्मचारियों को इसका प्रतिफल मिलता है, किस कर्मचारी के लिए ये बनाया गया है, उनके बारे में, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में। दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड एक एक्ट के तहत 1996 में जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत बना। पिछले 10 सालों में यह बोर्ड काफी चर्चित रहा है। वह इसलिए कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके पास में उनका जो बेनिफिट था वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बेनिफिट जा किसको रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अभी हम बताते हैं कि इस बोर्ड में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और क्यों दी जा रही हैं इसी एक्ट के अंतर्गत, केवल उन्हीं को क्यों दी जाती हैं। आपको ज्ञात है कि जो भी निर्माण मजदूर या तो बिल्डिंग बना रहा है, सड़क बनाता है, पाइपलाइंस डालता है और रिनोवेशन का कुछ काम करता है, घर में काम करता है, कुछ सफेदी का काम है, कुछ कारपेंटरी जॉब है, इस तरह के जो काम होते हैं ये किसी भी सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जो दिहाड़ी के मजदूर हैं, जो किसी एक व्यक्ति के पास में या एक संस्था के पास में या एक कंपनी के पास में, एक एम्प्लॉयर के पास में काम नहीं करते हैं, वो विभिन्न जगह जा जाकर काम करते हैं और वो उसने अरसे के लिए ही काम करते हैं जितनी देर का वो काम होता है। अब इस कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ सरकार के द्वारा इस एक्ट के तहत कुछ सुविधाएं दी जानी थी। जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं वो कहाँ काम करते हैं? वो काम करते हैं एमसीडी में, डीडीए में, एनबीसीसी में, दिल्ली जल बोर्ड में, दिल्ली विद्युत बोर्ड में, डीडीए में, एनडीएमसी में, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड में, और इस तरह की जो संस्थाएं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाती हैं। जो अधिकांशतः जो पैसा, जो सेस अमाउंट है, वो इन्हीं सरकारी कंपनियों से आया है, सरकारी एजेंसी से आया है, सरकारी डिपार्टमेंट से आया है। यह 1% सेस जो भी लागत होती है कंस्ट्रक्शन की उस पर लिया जाता है। इसके लिए सेस कलेक्टर हैं, सेस असेसर हैं और वो सेस इकट्ठा कर बोर्ड के अंदर जमा करते हैं। अब बोर्ड उन सेस के मनी से विभिन्न कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, निर्माण मजदूरों को, उनको कुछ बेनिफिट देता है जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे दिए जाते हैं। जैसे शादी के वक्त में कुछ सहायता, अगर बच्चे की शादी है, बेटे की शादी है तो 35,000 रुपया महीना, बेटी की शादी है 51,000 रुपया महीना, अगर वह रिटायर हो जाता है तो 3,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाती है, अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो प्रसूति के लिए वो 30,000 रुपया दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी हैं, उनके जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए 500 रुपया महीने से 10,000 रुपया महीना दिया जाता है। यह स्कॉलरशिप है। जो बड़ी क्लासेस में हैं उनको कुछ अधिक, अगर बाई चांस कुछ इनमें से अच्छे छात्र बीटेक कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं तो उनको 10,000 रुपये महीना की स्कॉलरशिप भी दी जाती है। अब ये एक स्कॉलरशिप बड़ा अट्रैक्टिव था। यह जो शादी के लिए 51,000 रुपया था, बड़ा अट्रैक्टिव था। इसके लिए कैसे बांटा जाए, एक समस्या आई। लेकिन समस्या का निदान कैसे हुआ, दिल्ली सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए, वह मैं आपको बताता हूं। दिल्ली सरकार ने लगभग 90 यूनियन पिछले 10 वर्ष में गठित की हैं और ये 90 यूनियन इन कर्मचारियों को घोषणा करने के लिए, यह सत्यापित करने के लिए कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, तो वो सर्टिफिकेट देती हैं और उन सर्टिफिकेट के आधार पर इन कर्मचारियों को, इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को वह जो राशि है वहां तक पहुंचती है। अब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो विभिन्न सरकारी एजेंसीज में काम करते हैं, उनकी संख्या लगभग 4 लाख से करीब कुछ ऊपर है, 4-5 लाख के बीच में है। और इसके अलावा जो घर बनते हैं, प्राइवेट घर बनते हैं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन वर्कर लगते हैं। जो राशि, जो सेस जो हमने बोर्ड ने कलेक्ट किया है, उसमें करीब 90% राशि
गवर्नमेंट एजेंसीज के माध्यम से आई है, जहां पे ठेकेदार काम करते हैं और वहां से 1% सेस वहां बोर्ड में इकट्ठा होता है। बाकी जो 10% की राशि करीब है, वो जो प्राइवेट कंपनीज जो रीडेवलपमेंट में काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली के अंदर, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में जो हमारे एरियाज हैं, वहां पर जो 4 मंजिला मकान बन रहे हैं आजकल, जो है स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरी का मकान बनता है, हर जगह बन रहे हैं, कच्ची कॉलोनी में भी बन रहे हैं। यह कंस्ट्रक्शन कोई कम नहीं है, इसकी लागत कम नहीं है, लेकिन यहां से सेस नहीं लिया जा रहा है और मैक्सिमम सेस जो आ रहा है वह सेस आ रहा है जो सरकारी एजेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी इत्यादि से। अब ये जो सेस अमाउंट है ये जा कहां रहा है? क्या ये उन एजेंसी जो सरकारी एजेंसीज में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम करते हैं उनके पास में ये बेनिफिट पहुंचा है? आपको ध्यान में लाने की मैं आवश्यकता समझता हूं कि यह पैसा उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। यह पहुंच रहा है कुछ उन लोगों के पास में जो इसके बारे में जानते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है। अब यह करीब परंपरा चली लगभग 6-7 वर्ष कि यूनियंस ने इसको सत्यापित किया और उसके बाद में ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं इनकी आज जो संख्या हो गई है वो हो गई है एप्लीकेंट्स की लगभग 17 लाख। दिल्ली के अंदर 17 लाख एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिसके अनुसार वे सब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति जो धन उपार्जन करता हो, नौकरी करता हो, वह कंस्ट्रक्शन वर्कर हो? दिल्ली के अंदर लगभग 50 लाख से 60 लाख तक जो कर्मचारी हैं वह विभिन्न क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। उसी में इन्हीं 50 और 60 लाख के अंदर सरकारी जो नौकरी करते हैं उनकी संख्या शामिल है, उनके अधिकारी, उनके क्लर्क्स, उनके ड्राइवर्स, उसमें बैंक्स हैं, उसमें इंश्योरेंस एजेंसीज हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स हैं, उसमें दिल्ली स्टेट की अंडरटेकिंग्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, डीडीए के एम्प्लॉयज हैं, एमसीडी के एम्प्लॉयज हैं, एनडीएमसी के एम्प्लॉयज हैं। इसी तरह से ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर, बड़े प्राइवेट सेक्टर जिसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, एमएनसीज हैं। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जो रह रहे हैं वे कई बार दिल्ली से बाहर नौकरी करने जाते हैं, जो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो वो भी इस 60 लाख कर्मचारियों के भीतर आते हैं जो गुड़गांव और नोएडा और हरियाणा के इर्द गिर्द और भी शहरों में नौकरी करने के लिए रोज जाते हैं। और इसके अलावा 20 लाख के करीब दुकानें हैं जो खुद अपना धनोपार्जन करते हैं, खुद अपना काम करते हैं। इसी तरह से आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि ओला टैक्सी ड्राइवर हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की संख्या है क्या? इकोनॉमिक ब्यूरो के अनुसार ये लगभग 4 से 5 लाख के बीच में रहती है, क्योंकि पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन ज्यादा हुई थी, आज कुछ कंस्ट्रक्शन कम चल रही है, तो यह वेरी करता है 4 से 5 लाख। और 70% जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो दिल्ली के बाहर के हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस तरह से विभिन्न स्टेट से आते हैं। जो प्लम्बर का काम है वो ज्यादातर उड़िया लेबर जो करती है, बंगाल की लेबर इसी तरह से कुछ और काम करती है, जो खुदाई का काम होता है, उड़ीसा लेबर खुदाई के काम में लगती है, और जो पत्थर की लेबर है वो राजस्थान से आती है। तो इस तरह से ये जो लेबर है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, क्या इनके कार्ड बने हैं? तो प्रश्न ये उठता है, ना तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो सरकारी एजेंसीज में काम कर रहे हैं उनके कार्ड बने हैं, ना ही उनके कार्ड बने हैं जो दिल्ली के बाहर से आते हैं। क्योंकि कार्ड जो बन रहे हैं वो मात्र किसके बन रहे हैं? जो आधार कार्ड अपने पास में रखते हैं, दिल्ली का एड्रेस है उनके पास में, दिल्ली में स्थान है। और इसके विपरीत आप बताइए कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसको 700-800 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, क्या वह दिल्ली का परमानेंट एड्रेस रख सकता है? क्या उसके पास में अपना मकान हो सकता है? क्या वह किराए पे रह सकता है? ये वो ही आदमी हैं
जो कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं हैं और उनके जो कार्ड्स हैं, जो आधार कार्ड है, वो दिल्ली का है तो जरूर, लेकिन वह कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है। वो है सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, ओला टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, कोई और काम हो सकता है। लेकिन इन लोगों को बनाया किसने? कंस्ट्रक्शन वर्कर बनाया किसने? इनको कंस्ट्रक्शन वर्कर बनाया एक सर्टिफिकेट ने, जो यूनियन ने इशू किया। इनको कंस्ट्रक्शन बनाया आज की तारीख में सेल्फ असेसमेंट के कारण। वर्कर खुद कह रहा है कि मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूं। ऐसे कोई भी कह सकता है कि मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर होने के लिए इस एक्ट के अंदर 90 दिन कार्य करना आवश्यक है। वह अगर 90 दिन काम करता है कंस्ट्रक्शन वर्कर का, वह कंस्ट्रक्शन वर्कर कहा जाएगा। अगर उसने अगले वर्ष 90 दिन काम नहीं किया तो वह कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है। उसको अगले माह उसका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो मैंने अभी आपको संख्या बताई, 17 लाख एप्लीकेशन सरकार के पास में आ चुकी हैं, इस बोर्ड के पास में उसमें से लगभग 13.5 लाख रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब बताइए कि 50 और 60 लाख में से 13.5 लाख तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, समय समय पर जाता रहा है। अब ये क्या करप्शन नहीं है? यदि यह करप्शन है तो इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार ने इसमें क्या ध्यान दिया? यह पैसा सही कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास में, जो दिहाड़ी का मजदूर है, जो 700-800 रुपया कमाता है, जो जिसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, जिसके लिए बोर्ड बनाया गया था, तो यह पैसा उसके पास क्यों नहीं जा रहा है? यह पैसा जा कहां रहा है? यह एक इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी का मामला है। अब हम अगली कड़ी में बात करेंगे कि ये गोलमाल, ये घपला, ये स्कैम कैसे हो रहा है, इसके तौर तरीके क्या हैं, लोग जो हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। धन्यवाद। मुनीश कुमार गौड़, सत्य अभियान।